Student, you are welcome in SST Genix class and we are studying French Revolution Part 2। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फ्रांस की जो कंडीशन थी वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी और किंग के पास केवल एक ही चारा बचता है, वो है टैक्स को इंक्रीज करना। पर इस बार टैक्स को इंक्रीज करना इतना आसान नहीं है। पब्लिक परेशान है, महंगाई की मार पड़ी हुई है, ऑलरेडी टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में अगर किंग टैक्स को इंक्रीज करता है तो पब्लिक उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाली और ये किंग को भी पता है। फ्रांस के अंदर पुरानी एक परंपरा थी कि जब कभी राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ता था तो उसके लिए वो प्रपोजल स्टेट जर्नल में रखा जाता था और ये स्टेट जनरल इस प्रपोजल को पास करती थी, तभी किंग टैक्स को बढ़ा सकता था। एक्चुअली स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे। पर 1614 से अभी तक इसकी असेंबली नहीं बुलाई गई थी, मतलब किंग के पास ज्यादा अधिकार आ चुके थे। पर कंडीशन अब चेंज हो चुकी है। किंग ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की असेंबली बुलाने का निर्णय लिया और इसमें टैक्सेस को इंक्रीज करने का प्रपोजल रखा गया। इसमें फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। वर्साय किंग का महल, उसमें जबरदस्त तैयारी की गई, अच्छी सज्जा वगैरह किया गया स्टेट असेंबली के लिए। इसमें जो फार्मर थे, पीजेंट, आर्टिसन और वुमेन, उनको शामिल होने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए कोर्ट के अंदर जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो राजा के दोनों साइडों पर एक लाइन में बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, और जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनके पीछे खड़े थे। जबकि ये लोग ज्यादा अमीर थे, ज्यादा एजुकेटेड थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, फिर भी इनको पीछे की तरफ खड़ा किया गया। असेंबली में फार्मर, आर्टिसन, वुमेन, इनको आने के लिए मनाही कर दी गई, पर इनके 40,000 लेटर थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अपने साथ कोर्ट के अंदर लेकर आए थे। प्रपोजल रखा गया, अब बारी होती है उस पर निर्णय किस तरह से किया जाए। पुराना जो तरीका था वोटिंग का वो ये था कि पूरी एक स्टेट को एक वोट का अधिकार था। इस तरह से 3 स्टेट थे तो 3 वोट डाले जाने थे। लुई 16 ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात की, पर थर्ड स्टेट जनरल भी अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि नो, इस टाइम पर हर एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं थर्ड स्टेट के, तो 600 उनको 300 फर्स्ट स्टेट को, 300 सेकंड स्टेट को वोट डालने का राइट होना चाहिए। उनका कहना था यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है और रोसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की डेमोक्रेसी की मांग की है। थर्ड स्टेट मानते थे कि जो फ्रांस है उसके असली रिप्रेजेंटेटिव वो ही हैं। किंग के कोर्ट का हाल देखकर वो समझ गए थे कि यहाँ पर उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है और वो मिराब्यू और अबेसई के लीडरशिप में इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं और यहाँ डिक्लेयर करते हैं कि वो नेशनल असेंबली हैं और वहां पर वो कसम खाते हैं कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जिसमें किंग की पावर को लिमिटेड किया गया हो। मिराब्यू नोबल फैमिली में जन्म लिया है पर वो फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट हैं और उनकी स्पीच काफी प्रभावशाली है। उन्होंने काफी जर्नल लिखे हुए हैं जिसमें वो फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट बातें करते हैं। अबेसई एक प्रीस्ट हैं और उन्होंने जबरदस्त इन्फ्लुएंशियल पंपलेट लिखा है जिसे कहा गया व्हाट इज द थर्ड स्टेट। एक तरफ जहां नेशनल असेंबली अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थी और दिन रात काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विलेज एरिया में, रूरल एरिया में जबरदस्त परेशानियां बढ़ी हुई थी। हुआ यह था कि इस बार
काफी सर्दी पड़ी जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। इससे वहां पर अनाज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, आसमान छूने लगी। इसका फायदा होर्डिंग्स करके जो बेकर थे वो ले रहे थे। घंटों बेकरी के आगे लाइनें लगी हुई थी, पर महिलाओं को ब्रेड नहीं मिल पा रहा था। इससे गुस्साई हुई महिलाओं ने बेकरी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ किंग ने भी अपनी फौज को पेरिस के अंदर जाने के ऑर्डर दे दिए। अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। ये खबर फैलने लगी कि किंग जनता को कुचलने के लिए फौज भेज रहा है। इसका सामना भी जनता ने अपनी फौज बनाकर किया। दूसरी तरफ एक और अफवाह फैल गई कि जो नोबल्स हैं उन्होंने अपने गुंडे फसलों को बर्बाद करने के लिए भेज दिए हैं और कई जगह उन्होंने फसलें बर्बाद कर दी है। एक तरफ तो महंगाई इतनी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ नोबल्स के गुंडे फसलों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। गांव वालों ने जबरदस्त रोष व्यक्त किया और सारे लोग उनको जो मिला हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने सैक्यूज मींस एक छोटे मोटे फोर्ट होते थे नोबल्स के, जहां पर टैक्सेस वसूल करता था नोबल। अपना जो है एक भंडार होता था जिसमें फसलें इकट्ठी करके रखी जाती थी। लोगों ने इसी सैक्यूज के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। नोबल्स के लिए मुश्किल का समय था। वो अपने सैक्यूज को छोड़कर भागे और नेबरिंग कंट्री के अंदर शरण लेने पहुंच गए। लुई 16 ने भी जब कंडीशन को अपने हाथ से निकलते हुए देखा, उसने देखा कि अगर वो ज्यादा अड़ा रहा तो हो सकता है उसके जो डायनेस्टी है वो ही खत्म हो जाए। ऐसी कंडीशन में उसने नेशनल असेंबली की शर्तों को एक्सेप्ट कर दिया और इस तरह से 4 अगस्त 1789 की जो नाइट थी उसमें नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास करके फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया और जो नोबल्स से उनके जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे, राइट्स थे, उनको खत्म कर दिया गया। चर्च की तरफ से जो लिया जाने वाला टैक्स दे था उसको भी खत्म कर दिया गया और चर्च के जो प्रॉपर्टी थी उसको कॉन्फिस्केटेड कर दिया, जिसके कारण फ्रांस की गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवे का बेनिफिट हुआ। नेशनल असेंबली ने 1791 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। मोनार्क की पावर को लिमिटेड कर दिया गया। मींस अब एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई फ्रांस में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस अब किंग अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता था, उसको पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेशनल असेंबली के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। पब्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में। एक्टिव सिटीजन को वोट डालने का राइट मिला था, जबकि पैसिव सिटीजन के पास ये राइट नहीं थे। एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते थे जिनकी एज 25 ईयर से ऊपर हो चुकी हो और जो 3 दिन के लेबर वेजेस के बराबर टैक्सेस देते हों, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। महिलाएं, बच्चे, स्लेव, लैंडलेस फार्मर और जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। ये एक्टिव सिटीजन एक इलेक्टोर को सेलेक्ट करते थे और इलेक्टोर सेलेक्ट करते थे मेंबर ऑफ असेंबली को। इस नेशनल असेंबली का एक बड़ा फीचर ये भी है कि इसने डिक्लेयर किया था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके जो पॉइंट्स हैं वो स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ। चलिए अब बात आगे की जाए कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बन गई, पर क्या किंग लुई 16 इसके लिए रेडी है? वो एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि मजबूरन उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, पर क्या वो मन से इसे एक्सेप्ट करता था? तो आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि इसका आंसर नो होगा। किंग इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। चोरी छुपे वो पड़ोसी जो कंट्रीज थे, स्पेशली प्रूशिया के साथ उसकी बातचीत चल रही थी और जो उसके पड़ोसी कंट्री थे वो भी इससे काफी भयभीत थे। वो जानते थे कि ये वाली जो लहर है, जो रिवॉल्यूशन की लहर है, वो उनकी कंट्रीज में भी पहुंचेगी और उनकी कंट्री बच नहीं सकती है इस चीज से। इसलिए जो मोनार्क थे वो मानते थे कि इस डेवलपमेंट को रोकना जरूरी है।
इस तरह से नेशनल असेंबली भी जो डेवलपमेंट हो रहे थे किंग और नेबरिंग कंट्री के किंग के बीच में, उससे भली भांति परिचित थी और अपने इस नए सिस्टम को बचाने के लिए 1792 में उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक ने इसमें जी जान से पार्टिसिपेशन किया। हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने इस नए नए सिस्टम को बचाने के लिए वो कूद पड़े इस वॉर में। वो इसे जनता और किंग के बीच में एक लड़ाई के रूप में देख रहे थे। ये वो टाइम था जब रिवोल्यूशनरीज को इकोनॉमिक डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा, उन्हें लॉस झेलना पड़ा, काफी मुश्किलें उनके सामने थी। और इस मुश्किलों के वक्त में जब पुरुष घर से लड़ाई के मैदान में जा चुके थे तो एक नया सोशल सिस्टम शुरू होता है जिसमें महिलाएं आगे बढ़ती हैं, वो घर से बाहर निकलती हैं और घर की जिम्मेदारियों को संभालती हैं। घर की इनकम और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी अब महिलाओं के ऊपर आ चुकी है, जिसने महिलाओं को लिबर्टी देना शुरू कर दिया। इसके बारे में मैं आगे भी जिक्र करूंगा। दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्शन सोसाइटी का ऐसा था कि जो इस रिवोल्यूशनरी को मानता था कि इससे कॉमन लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो फायदा हुआ है वो केवल थर्ड स्टेट के रिच लोगों को हुआ है और इसमें जो राइट्स मिलते हैं वो केवल रिच सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उन्हें मिला है। वो भी इस रिवोल्यूशन से खुश नहीं है। सो स्टूडेंट, इन दिस पार्ट वी स्टडीड द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। और ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड है इसने एक नए रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बना दिया या बेस तैयार कर दिया, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट पिछले पार्ट और अगले पार्ट के बीच की कड़ी के रूप में आप समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल मीट सून। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।